मेरा नाम अर्जुन है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं बस स्टैंड के रास्ते से गुजर रहा था। मुझे एक छोटी-सी बच्ची वहाँ खड़ी हुई मिली। उसकी आँखों में आँसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार रोज़ाना 1 हफ्ते से उस लड़की को वहाँ उस सड़क पर खड़े हुए देखता था। आज भी मैं उस लड़की को ही देख रहा था। वह एक छोटी-सी लड़की थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके चेहरे पर मासूमियत कूट-कूट के भरी थी। उसकी उम्र यही 6 से 7 साल होगी। मैंने सोचा ये भी लड़की मेरे काम आ सकती है। वैसे भी मुझे मेरे धंधे के लिए ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ रोज़ क्यों खड़ी होती हो? वह बच्ची कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारे माता-पिता कहाँ हैं? तब भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ चुप ही खड़ी रही। शायद वह गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इस दुनिया में अकेली हो? तो उसने हाँ में इशारा करते हुए अपना सर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों की तलाश होती थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया और उसे रात का खाना खिलाया। उसके बाद वह सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा, जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे अजीब-सी नज़रों से देख रही है। जैसे देख तो मेरी तरफ रही थी, लेकिन सोच कुछ और रही है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से मुझे पक्का अंदाज़ा हो गया था कि वह बोल नहीं सकती थी, मगर मुझे उस पर कोई रहम नहीं आया। मैं भी तो उसको यहाँ बैठकर नहीं पाल सकता था। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां खिलाने के लिए लाया हूँ या मुझे कोई बच्चों को पालने का शौक है। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर खाना खाना है तो काम करना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, साथ में खाना भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्लें बनाकर बाहर जाना जिस तरह से तुम मुझे देख रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी के बच्चों को भी जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चे उठो और काम पर लगो। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। उन लोगों को भी खाना खिलाता था, कपड़े भी लाकर देता था और त्योहारों पर घुमाने भी ले जाया करता था। वैसे भी यह सारे बच्चे अनाथ थे, जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने उन बच्चों को कहीं से भी अगवा नहीं किया था। यह बच्चे मुझे इसी तरह सड़क पर मिले थे, जैसे आज यह लड़की मिली है, जिसका नाम मन्नू था। कहते हैं इस धंधे में बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन आजकल की जनता तो इतनी गरीब हो गई है कि बच्चों को भी भीख नहीं देती। ये लोग अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे। मैंने इन लोगों को रखने के लिए एक घर किराए पर लिया हुआ था और इतने सारे बच्चों का खाना बनाना भी कोई आसान बात नहीं थी। हालाँकि वह अपनी मर्ज़ी से खाना नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उनको दे देता था, वह उतना ही खाना चुपचाप खा लेते थे। लेकिन फिर भी खाना बनाना तो पड़ता था। मेरे खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी। मैं काफ़ी परेशान था कि क्या होगा और किस तरह से होगा। ऐसा लगता था कि यह धंधा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर उन बच्चों को कहाँ लेकर जाता? क्या मैं उनको बेच देता? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। मेरे सीने में भी दिल था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को अपने बच्चे समझता था। अगर ऐसा होता तो उनसे इतना घटिया काम नहीं करवाता। लेकिन जैसा भी था, बस यही मेरा कारोबार था और एक इंसान के लिए उसका कारोबार ही उसके लिए सब कुछ होता है। मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती। आजकल की औरतों के भी बहुत खर्चे हैं। मैं काफ़ी परेशान बैठा था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डब्बे में डाल रहे थे। मुझे बार-बार सिक्के गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रहा था, आजकल सिक्कों से क्या होता है? किसी को भी नोट नहीं मिले थे। जब वह मन्नू नाम की लड़की आगे बढ़ी और उसने अपना कटोरा डब्बे में लौटा तो सिक्कों की भी आवाज़ नहीं आई। मैं दूर बैठा था। मैंने अपना सर पकड़ा हुआ था कि यह क्या हो गया? ये लड़की तो बिल्कुल भी खाली हाथ आई है। ये तो मेरा बहुत ही नुकसान करवा देगी।
मैं उसके पास गया और जाकर कहने लगा, तू तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है कि हर कोई तुझे पैसे देने को तैयार हो जाए। कैसी भोली सी सूरत बनाई है तुमने, फिर भी 1 रुपया नहीं लेकर आई। शर्म आनी चाहिए तुझे। बाकी बच्चों को देखो, अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। फिर पड़ी रहना एक तरफ को भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इसी तरह से धमकी दिया करता था, ताकि वह मेरी धमकियों में आकर डर जाए। जब मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी इसे क्यों डांट रहे हैं? एक बार आप इसका डब्बा तो देखिए, यह तो सबसे ज्यादा पैसे लेकर आई है। मैं उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया और फौरन ही आगे बढ़कर उसके डब्बे की तरफ देखा तो उसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे, जो मन्नू के डब्बे से पलटे गए थे। मैंने उसको हैरान होकर देखा और उससे कहा कि तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई है। यह सब देखकर मैं काफी खुश हुआ। खुशी की वजह से मैंने उसके सर पर हाथ भी रखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में अजीब तरीके की उदासी थी। वह बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। ऐसा लगता था कि कुछ कहना चाहती है। वैसे तो वह थोड़ी बहुत इशारों इशारों में बातें कर लिया करती थी और बस फटी फटी आंखों से सबको देखा करती थी। उसके गूंगेपन की वजह और उसकी मासूमियत देखकर ही तो मैं उसको अपने धंधे में लाया था। मैं सोचता था कि ऐसी सूरत को तो हर कोई पैसा दे देगा, और शायद मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मैंने बाकी बच्चों को कहा कि ये भी तो वहीं पर गई थी जहां तुम लोग जाती हो। फिर यह इतने सारे पैसे कमाकर कैसे ले आई, और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठाकर लाए हो। सारे के सारे बच्चे सर झुका के खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मन्नू मेरे पास रोज ढेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी सब बच्चों को डांटता था कि वह इतने सारे पैसे लेकर आती है तो तुम लोगों को कोई पैसे क्यों नहीं देता। जिस सड़क पर सारे बच्चे जाते थे वह एक ही तो सड़क थी। वह मेन सड़क थी जहां से ज्यादा गाड़ियां और भीड़ भाड़ गुजरती थी। उस रोड को माल रोड भी कहा जाता था। उस रोड पर ज्यादातर अमीर लोग गुजरा करते थे, इसीलिए ज्यादा पैसे दिया करते थे। तब मुझे एक बच्चे ने कहा कि यह तो कहीं पर भी भीख नहीं मांगती है। ये तो हमारे साथ जाती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमें नहीं पता होता कि यह कहाँ जाती है, और जब हमारे पास आने का वक्त हो जाता है तो यह अचानक से ही वापस आ जाती है, और इसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वह भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती है? क्या अपने घर वालों के पास जाती है, उनसे पैसे लेकर आती है? लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मगर जिस हालत में मुझे वह मिली थी, उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि वह अनाथ है। और जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तब भी उसने मुझे इशारे से मना करते हुए यही बताया था कि उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। मुझे उस बच्चे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है। शायद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह मन्नू जितने पैसे नहीं कमा पाता था। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी। वह बाकी बच्चों से ज्यादा पैसे लेकर आती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम कहाँ जाती हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से कहा कि जहाँ पर बाकी सब बच्चे जाते हैं, तुम भी वहीं पर जाती हो ना, या फिर कहीं और जाती हो, जिस जगह के बारे में किसी को पता नहीं। उसने बस इस बात के जवाब में नहीं में सर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब था कि वह भी वही जाती थी जहाँ बाकी सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था यह बच्ची बोल ही नहीं पाती है, शायद इसीलिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वह सुन तो सकती थी और इशारों में बातें भी कर सकती थी। इसका मतलब कि वह 100% गूंगी है, लेकिन दूसरों को इशारों से बातें अपनी समझा सकती थी। उसको आए हुए 1 हफ्ता होने वाला था और वह सबसे ज्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आज तक कोई भी बच्चा लेकर नहीं आया था। इसीलिए मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोचने लगा था कि इसका पीछा करना चाहिए, पता तो चले कि आखिर यह करती क्या है। मेरे दिमाग में काफी सारी बातें आ रही थी। ऐसी ऐसी बातें भी आ रही थी जो शायद मुझे नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। हमारी दुनिया तो ऐसी ही है, और मैंने इससे ज्यादा बुरी कहानियां सुनी और देखी भी थी। इसलिए मैं अगले दिन ही उसके पीछे जाने की प्लानिंग बना रहा था, और जब मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की तो अचानक से सामने मकान मालिक ने आकर मुझे रोक लिया।
और उसने कहा कि तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया है। एक तो तुम इस तरह का काम करते हो, ऊपर से किराए में भी देरी कर देते हो। अगर मैंने पुलिस को बता दिया कि यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है, तो फिर सोच लो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। यह बात सच है कि तुमने यह बच्चों को अगवा नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों को अगवा करते हो, तो पता नहीं कितने साल तुम्हें जेल की चक्की पीसते-पीसते हो जाए। और वैसे भी पुलिस को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम बच्चों को अगवा नहीं करते? पुलिस तो तुम्हारे ऊपर बच्चे अगवा करने का ही केस डालेगी। मैं हैरान था कि आजकल हर इंसान अपनी जगह पर शैतान बना हुआ बैठा है। अब मैं उस मकान मालिक से क्या कह सकता था? मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मेरी जेब में जितने पैसे थे, मैंने उसको दे दिए और कहा कि बाकी के पैसे भी मैं आपको दे दूँगा, लेकिन दोबारा इस तरह की धमकी मत देना। जब मैंने उसके हाथ में पैसे थमाए, तो उसका तो अंदाज ही बदल गया और कहने लगा कि कोई बात नहीं भैया, ये तो घर वाली ही बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए वहाँ चला गया। मैं मन्नू के पीछे जाने का सोच रहा था, लेकिन जा नहीं पाया और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। जब उसने अपने डब्बे को दूसरे डब्बे में पलटा, तो उसके अंदर 500 के काफ़ी सारे नोट थे। मैं तो हैरान रह गया था। हैरानी इस बात की थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे, जितने पैसे मन्नू लेकर आई थी। ये बच्ची गूंगी थी। मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी अंधे हो गए हैं। मैंने उनसे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? किसने दिए? वह चुपचाप खड़ी हुई मेरी बातें सुनती रही। मैंने दोबारा उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए? कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे? मैंने उसके हाथ में वह सारे पैसे रखे और कहा कि ये तुम्हें पता है कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए? उसने इशारे से सर हिलाते हुए कहा नहीं, कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये पैसे उसे कैसे मिले। वह डरी हुई, सहमी हुई वहाँ खड़ी रही और उसने वह सारे पैसे वापस ही डब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या करती हो? कहाँ जाती हो? अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, तो बाकी बच्चों को भी वहाँ पर ले जाया करो। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर उससे दोबारा पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? जहाँ ये बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना? उसने इशारे से सर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसका मतलब था कि वह उन्हीं बच्चों के साथ जाती है, लेकिन जिस बच्चे ने मुझे उसकी खबर बताई थी, वह तो अभी भी ना में ही सर हिला रहा था। मैंने उस बच्चे को अकेले में ले जाकर पूछा, तो उसने मुझे बताया कि यह झूठ बोल रही है, यह कहीं और जाती है, वहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आती है और हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाती है। मुझे भी यही लगता था कि मन्नू झूठ बोल रही है। अब इसका एक ही तरीका था कि इसका पीछा किया जाए और अभी तो मैं इस बात पर खुश था कि मनु ने 500 नोट के अलावा टोटल 15,000 रुपए कमाए थे। जो पैसे मैंने मकान मालिक को दिए थे, यूँ समझ लो कि वह पैसे मेरे पास आ गए थे और कुछ पैसे बच भी गए थे। ये लड़की तो बड़े काम की थी, जो भी कर रही थी पर बहुत सारे ज़्यादा पैसे कमा कर ला रही थी। लेकिन मुझे उसके बारे में जानना भी ज़रूरी था, ताकि मुझे पता तो होता कि यह कौन-सा काम कर रही है। अगले दिन मैंने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया। वह सारे बच्चों के साथ ही निकली थी, लेकिन अचानक से गायब हो गई थी। मैं भी उसका पीछे करने लगा। मैंने उसको पता नहीं लगने दिया कि मैं भी उसके पीछे हूँ। वह बस चलती ही जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे सारे रास्ते याद हो और वह इतनी छोटी-सी बच्ची बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी। वहाँ से वहाँ एक खुले हुए इलाके में चली गई। जहाँ आस-पास 2-3 घर थे, कुछ घरों की बैक साइड थी और कुछ घरों के मेन दरवाजे भी थे। यहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ था। यहाँ एक छोटा-सा पार्क था, लेकिन इस जगह पर कोई आता-जाता नहीं था, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ही खराब थी। वहाँ जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऐसे-ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दिए कि थोड़ी देर के बाद ही लोग उसको पैसे देने लगे। मैं वहाँ खड़ा हुआ दूर से ही सब कुछ देख रहा था। लोग खुद ही उसकी तरफ आ रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। वह आखिर क्या-क्या कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी नाचती, तो कभी कोई करतब दिखाती। वह क्या कर रही थी, यह सब मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। इतनी मासूमियत से यह सब कुछ वह कर रही थी कि लोग उस पर फिदा होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। शायद जो हुनर उसके अंदर था, वह बाकी बच्चों के अंदर नहीं था, इसीलिए वह और बच्चों से ज़्यादा पैसा कमाती थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन-सा नाच नाच रही है और कौन-सा करतब दिखा रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था और उसको ध्यान से देख रहा था, ताकि मैं भी उससे यह सारी चीज़ें सीख जाऊँ। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस आँख बंद करके जो उसके दिल में आ रहा था, वह किए जा रही थी। उसका यह नाच देखकर जो भी आ रहा था, खुशी से खिल-खिल उठा और सभी उस पर मेहरबान होने के लिए तैयार हो जाते। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी। लोग आते और उसके डब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते। फिलहाल यह लड़की जो कुछ भी कर रही थी, मैंने सोचा कि यही सब मैं भी करता हूँ और बाकी बच्चों को भी यही सिखाऊँगा, ताकि वह भी इसी तरह ढेर सारे पैसे कमाने लग जाएँ। उसके बाद वह बहुत थक गई, तो थोड़ी देर बाद उसने अपने डब्बे को सीने से लगाया और उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गई। अब मुझे पता चला कि ये क्या कर रही थी। ज़ाहिर है जब उसके सारे पैसे बन गए थे, तो उसे और ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत थी। जबकि बाकी बच्चे तो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम किया करते थे और वो 24 घंटे काम करके भी इतने पैसे नहीं कमा पा रहे थे, जितने मन्नू ने 2 घंटे में कमा लिए थे। इसीलिए तो यह महारानी या पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगी। मैंने अपने दिमाग में सारी बातें बैठा ली थी कि उसने क्या-क्या किया, क्योंकि यही सब मुझे भी आज़माना था। बस जब मैं यह सब कुछ खुद करने जाऊँ, तो मुझे सारी बातें याद रहे कि आखिर उसने यहाँ इस पेड़ के पास क्या-क्या किया था, जिसकी वजह से भीड़ उससे इम्प्रेस हो गई थी। मैंने जब से यह धंधा शुरू किया था, मैं कहीं आता-जाता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाता कि उन सब के पीछे मैं हूँ, तो कोई न कोई मुझे पुलिस के हवाले कर ही देता। अभी भी इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो। छोटे-छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवा कर उनकी कमाई खाते हो। हाँ, ठीक है, करता था मैं बुरे काम, लेकिन मैं और क्या करता? मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था। कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन बन ना सका, क्योंकि जब मेरे पेपर हो रहे थे तो मैंने अपने टीचर की गलती उसको बताई। मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। आप उस बच्चे को जानवरों की तरह मार रहे हैं। ये गलत बात है। वह बच्चा है और बच्चों से गलतियाँ तो होती रहती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इसे इस तरह जानवरों की तरह पीटें। लेकिन वह टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ गया। उसने मुझे फ़ेल करवा दिया। मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उस टीचर ने मुझे फिर से फ़ेल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ-बाप तो बचपन से ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं था, जो मुझे अपने पास रख लेता। मैं बचपन से ही अकेला हो गया था। किसी ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। कभी मैं भी बच्चों को देखकर कहा करता था, कितने हट्टे-कट्टे होकर भीख माँगते हैं। पता नहीं इनके पीछे कौन है, जो इनसे भीख मँगवाते हैं। और आज मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ एक बुरा आदमी था। लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मुझे भी तो ज़िंदा रहना था, वरना मैं भूखा मर जाता। मुझे शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मैं चाहता था अपना घर बना लूँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ, ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूँ। क्योंकि यह बात तो कोई भी जानता है कि औरत को खुश रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। वह चाहती है कि हमारे सारे काम पूरे हों, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हों, हर चीज़ें हमें वक़्त पर मिले, कपड़े, जूते वगैरह, खाना-पीना, घूमना-फिरना सब हमें मेरी पसंद का मिले। अगर आपके पास पैसा उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, तो आपका घर जहन्नम बन जाता है। औरत के साथ खुश तो तभी रहा जा सकता है, जब हम भी औरत को खुश रखें और इन सब के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कुछ पैसे जमा भी कर रखे थे। मेरा एक और दोस्त भी था, वह भी इसी काम से जुड़ा हुआ था, जो मैं करता था। उसने कहा कि जब तुम्हें इन बच्चों की ज़रूरत नहीं हो और तुम कोई और काम करना चाहो, तो यह बच्चे मुझे दे देना। उसके पास मेरे से भी ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन वह बड़ा ज़ालिम था। उन बच्चों पर बड़ा ज़ुल्म करता था। उन पर हाथ भी उठाता था, उनको ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं देता था और घर में काफ़ी पाबंदियाँ भी लगा रखा था। वह तो रात में भी उनसे काम करवाया करता था। मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और काम शुरू कर दूँगा और यह बच्चे उसको दे दूँगा। मुझे बच्चों के बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। यह सब तो मेरे फ्यूचर के प्लान थे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में उस बच्ची के कारनामे घूम रहे थे। मैंने वह सब कुछ जो उसने किया अपने दिमाग में बैठा रखा था।
मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि यह कौन से करतब कर रही है, लेकिन इंटरनेट ने भी उसके करतब को नहीं पकड़ा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सारी रात बस यही सोचता रहा। फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसके ऐसा करने पर लोग उसको ढेर सारे पैसे दे जाते हैं, तो फिर मुझे खुद भी यह काम करना होगा। मैंने अगले दिन फिर से उसका पीछा किया और इस बार मैंने लोगों पर नजर रखी हुई थी, जो लोग उसे पैसे देकर जा रहे थे। उनकी शक्लें ऐसी लग रही थी कि वह ये काम बहुत ही खुश होकर कर रहे हैं। उनको उसे पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लोग तो उसे हज़ारों रुपए देकर जा रहे थे, वरना किसी फ़कीर को तो कोई 100 रुपए या 50 रुपए से ज़्यादा देकर नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो बात हज़ारों तक पहुँच चुकी थी। इसीलिए सोचने की बात तो थी ही। मैंने 3-4 दिन मन्नू का पीछा किया और 3-4 दिन तक मैंने देखा कि यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। मैं घर से इतनी बार नहीं निकलता था, लेकिन मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ा, क्योंकि मुझे करना था कि आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। यह बात सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बाकी बच्चे जाने लगे, लेकिन वह भी मेरे मना करने के पर उन बच्चों के पीछे-पीछे चलने लगी। मैंने उसको जाते ही रोक लिया कि मैंने तुमसे मना किया है। आज तुम काम पर नहीं जाओगी, तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो? शायद वह इन बच्चों के पीछे जाना चाहती थी। मैंने कहा आज तुम आराम करो, अपने घर में ही बैठो। बाकी सारे बच्चे जा चुके थे। वह बड़ी बेचैन थी, बार-बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह भी उनके पीछे चली जाए। काफ़ी देर तक तो वह दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उससे कहा, अभी तक यही खड़ी हो, गई नहीं अंदर? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बस तुम घर पे काम करना, घर को साफ रखना, खाना तो वैसे भी नौकरानी बनाती है। तुम बस और बाकी आराम करना। मैंने खाना बनाने के लिए एक औरत भी रखी हुई थी, जो बच्चों को खाना बनाती थी, क्योंकि बच्चों से खाना नहीं बनता था। मेरे पास ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे ही थे। वह मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। उसका मतलब था कि वह चली जाए। मैंने उसे गुस्से से देखा और डाँट लगाई। तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किसकी हुकूमत चलती है? यहाँ मेरी मर्ज़ी के बिना कोई एक कदम ना घर के अंदर रख सकता है और ना ही घर के बाहर। जैसा मैं चाहूँ यहाँ वैसा होता है। लेकिन तुम्हें है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। चुपचाप अंदर चली जाओ। मैंने कह दिया ना कि तुम आज काम पर नहीं जाओगी। वह मेरी बातों से काफ़ी डर गई थी। मैंने उसके हाथ से उसका डब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वह अपना डब्बा मुझे नहीं दे रही थी। मैंने उस पर फिर से डाँट लगाई। अगर मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कमरे में बंद कर चला जाऊँगा। इस बात के बाद ही वह डर गई और उसने अपना डब्बा मुझे दे दिया और फिर मैं घर से बाहर आ गया। जहाँ पर वह जाया करती थी, वह जाने लगा। मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि वह मुझे अपना डब्बा नहीं दे रही थी और उसका मन भी बहुत था कि वह आज भी काम पर जाए। देखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन उसके अंदर अक्ल ज़रूरत से ज़्यादा है। वैसे भी वह जो काम करती थी, उसके पीछे अक्ल का ही काम था, वरना बाकी बच्चे तो इस तरह का काम कुछ भी नहीं किया करते थे। मैंने फिर जो वह किया करती थी, उन सबको याद करने की कोशिश की, ताकि मैं वहाँ जाकर भूल ना जाऊँ। मैं भी उसी जगह जा रहा था, जहाँ पर मन्नू जाकर बैठा करती थी। मैंने सोच रखा था कि आज मैं भी ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊँगा और अमीर बन जाऊँगा। इन पैसों से मेरे तो काफ़ी सारे काम हल हो जाएँगे। मैं उस जगह पर जाकर बैठ गया, जहाँ पर मन्नू बैठती थी। पेड़ के नीचे पहले तो आस-पास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया, जो मन्नू किया करती थी। मुझे अपने चेहरे पर थोड़ी मासूमियत भी लानी थी, क्योंकि मन्नू अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत रखती थी। अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा था। मैंने इसी तरह अपने हाथ-पैर हिलाने शुरू कर दिए, जिस तरह मन्नू हिलाया करती थी, और अपनी आँखें बंद कर ली। मैं तो ऐसे ही नाच रहा था, जैसे मन्नू नाचा करती थी। मैंने अपना डब्बा ज़मीन में रख दिया था, ताकि लोग आएँ और उसमें पैसे डालकर चले जाएँ, और मैं लगातार अपने काम में खो गया था। अचानक ही मुझे अपने आस-पास कुछ हलचल नज़र आई, लेकिन मैंने अपनी आँखें नहीं खोली, क्योंकि मन्नू भी अपनी आँखें नहीं खोलती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे डब्बे में लोग पैसे डालने लगे हैं। मैं मन ही मन खुश हो रहा था।
मैं समझ गया था कि लोग पैसे डालने लग गए हैं। मेरे दिल में बस यही था कि मैं भी यहाँ रोज ऐसे ही आया करूँ और खूब सारे पैसे लेकर जाया करूँगा, ताकि मेरे पास खूब सारे पैसे जमा हो जाएं और बाकी सारे बच्चों को भी यही काम सिखाऊंगा। वह भी ये काम करेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं, लेकिन पैसे डालकर तो उनको वहां से वापस चले जाना चाहिए था। फिर मैं रुक गया। जैसे ही मैंने आंख खोली, उन्होंने मुझे दबोच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है। आज तो तुम अपने बिल से बाहर निकल आए, वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। और आज तो तुम हो भी अकेले, तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई साथी भी नहीं है। चलो अब हमारे साथ। मैं बुरी तरह से घबरा गया था और वहां मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर जाकर मुझे ऐसी बात के बारे में पता चला कि मैं हैरान रह गया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। दरअसल यह मन्नू उन्हीं की भेजी हुई जासूस थी। वह गूंगी बिल्कुल भी नहीं थी। वह सब कुछ बोल सकती थी। वह तो मुझे पकड़वाने के लिए उन्होंने यह दाना डाला था और वह खुद ही उसे पैसे दिया करते थे। जो भी लोग मन्नू को रोज पैसे दिया करते थे, वह सब लोग पुलिस के साथ मिले हुए थे। मुझे पकड़ने के लिए यह पूरा प्लान बनाया गया था। उन्होंने मेरी शिकायत लगा दी कि मैं बच्चों से यह सब काम करवा रहा हूँ और यह बच्ची मुझे पकड़ने के लिए भेजी गई थी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकला था और अगर निकलता भी था तो इस तरह से कि कोई मुझे पहचान नहीं पाता था। लेकिन इन सब में मैं लालच में आ गया था और अपने घर से बाहर निकल आया, वह भी अकेला। और मेरी बेवकूफ़ी यह कि मैं उस जगह पर बैठ गया जहाँ पर वह लोग मुझे बैठाना चाहते थे, क्योंकि यहीं पर करीब सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे और पुलिस स्टेशन की बैक साइड भी थी। लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था। मेरी आंखों के आगे तो लालच की पट्टी बांधी गई थी, इसीलिए मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वह लड़की गूंगी नहीं थी, वह सब कुछ बोल सकती थी। मुझे उस टाइम समझ जाना चाहिए था, जब वह इतनी दूर यहाँ अकेली ही आ जाया करती थी। वह लड़की बहुत चालाक थी, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से मैं कभी उसकी चालाकी का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैंने सोचा था कि शायद वह यहाँ से रोज आती जाती है, इसीलिए उसको रास्ता याद हो गया होगा। लेकिन वह लड़की मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। पुलिस ने सारे बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया था और उन बच्चों को उनके माँ-बाप से मिलवाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि वह बच्चे मुझे सड़कों पर मिले थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस मुझे 1 या 2 बच्चे ही सड़क पर मिले थे। बाकी सारे बच्चे मैंने अगवा किए थे और कुछ बच्चे मैंने इधर-उधर से खरीदे थे। मैं बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा ही हुआ। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई और बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब मेरे साथ क्या होने वाला था, ये तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला तो नहीं था। मेरे साथ इन कामों में जितने भी लोग शामिल थे, जितने भी मेरे दोस्त, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से भी सभी बच्चे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पता चला कि वह लड़की जो कारनामे करती थी, असल में वह तो कुछ और भी नहीं करती थी। वह लड़की उल्टा-सीधा डांस किया करती थी, जिसकी वजह से मैं सोचता था कि लोग उसको इम्प्रेस होकर पैसे दे जाते हैं। लेकिन असल बात तो यह थी कि वह लड़की कुछ भी नहीं करती थी। सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यह सब एक प्लान का हिस्सा था। ये सब मुझे बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए किया गया था, ताकि मैं उन लोगों की पकड़ में आ जाऊँ। मैं लालच में आकर उनके इस जाल में फँस गया था। यह पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की बेटी है। मेरा तो दिमाग घूम गया था। इस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया था कि बचपन में ही उसे ऐसे काम करने के लिए भेज दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी को जान का खतरा भी हो सकता है। वह पुलिस वाला खुद भी एक बहादुर इंसान था, लेकिन आज उसकी लड़की की वजह से तो इतने सारे बच्चे अपने माँ-बाप से मिल गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जेल में काफ़ी वक़्त गुज़ारा। फिर मैंने माफ़ी की अपील की और कहा कि मैं दोबारा यह काम कभी नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ साल तो बर्बाद हो गए थे, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया, तो मैंने इस तरह से काम करने के लिए तौबा कर ली थी। आज मेरा एक छोटा-सा कारोबार है और एक मेरी बीवी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही है। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन दिल कहता है कि शायद ईश्वर मुझे औलाद का सुख ना दे पाए।
क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके माँ-बाप से अलग किया था। उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी और मेरे यहाँ कभी भी अपनी औलाद पैदा नहीं होगी। मैं दिन-रात ईश्वर से यही प्रार्थना किया करता था। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अपनी औलाद का सुख जीते जी मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि हम चुपचाप गुनाह कर लेंगे और हमें सज़ा भी नहीं मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सज़ा अगले जन्म में मिलेगी ना, तो फिर वही जाकर देखा जाएगा। लेकिन यह नहीं समझते कि कुछ पापों की सज़ा हमें इसी दुनिया में मिलती है और बहुत ही बुरी मिलती है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। मैं अब एक बहुत अच्छा और एक ईमानदार इंसान बन गया हूँ और नफ़रत करने लगा हूँ उन लोगों से जो बेचारे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाते हैं। कभी रास्ते में चलते हुए मुझे कोई बच्चा दिख जाता है जो भीख मांग रहा होता है, मुझे उस पर बहुत तरस आता है। इतना तो मैं अमीर नहीं हूँ कि उनको अपने घर पर रख सकूं, लेकिन मैं उनको बड़े प्यार से एक अनाथालय में छोड़ आता हूँ और वहाँ पर उनके लिए कभी-कभार खाना या फिर छोटे-मोटे गिफ्ट भी ले जाता हूँ। मैंने अपने गुनाह की दिल से माफ़ी माँग ली थी। बच्चे तो ईश्वर के देन होते हैं। बच्चों की असल ज़िंदगी तो उनका बचपन ही है, जो कि वह जी भर के जी लेते हैं। खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होने के बाद तो वही बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी सँभालने लगते हैं। फिर कहाँ वह बच्चे रहते हैं, फिर तो वह बड़े हो जाते हैं और हम और आप जैसे बन जाते हैं। बच्चे फूलों की तरह नाज़ुक होते हैं। आप सब लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इन फूलों को कभी मुरझाने मत देना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।